students, today we will start uh, our remaining part which we have discussed in our previous video. It was about the resistance टू चेंज। ठीक है, जो संगठन में बदलाव आते हैं उनका विरोध करना या जो उन परिवर्तनों को रोकने के प्रयत्न रहते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था। और हमने रेजिस्टेंस बाय एम्प्लॉयज़ के जितने भी सब पॉइंट्स थे वो डिस्कस करे थे कि भाई टू टाइप से जो होता है वो विरोध होता है चेंजेस का। एक तो होता है वो एम्प्लॉयज़ साइड से और सेकंड होता है मैनेजमेंट साइड से। तो जो एम्प्लॉय साइड से रेजिस्टेंस होता है मतलब जब कर्मचारी विरोध करते हैं किस चीज़ का, परिवर्तन का, या जो भी संगठन में बदलाव हो रहे हैं उनका, तो उसके पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि सम टाइम रेजिस्टेंस ऑल्सो डन बाय द मैनेजमेंट। कई बार जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, किसको लेकर, चेंजेस को लेकर, वो मैनेजमेंट साइड से भी होता है। यस, मतलब जो संगठन है, संगठन का ही हिस्सा है मैनेजमेंट, एम्प्लॉय साइड से होता है, ये तो हमें समझ में आता है। लेकिन हियर आर सम रीजंस बिकॉज द मैनेजमेंट इज ऑल्सो रेजिस्ट। यहाँ पर कुछ कारण है क्योंकि मैनेजमेंट जो है, प्रबंधन जो है, वो भी बदलावों का कई बार क्या करता है, विरोध करता है ना, उनका रेजिस्टेंस करता है, ठीक है, या उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तो मैनेजमेंट की तरफ से रेजिस्टेंस क्यों होता है ये हम डिस्कस करते हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि व्हाट विल बी द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इट इज़ डन बाय द मैनेजमेंट साइड। ठीक है, संगठन का स्ट्रक्चर, संरचना कैसे होगी ये प्रबंधन की तरफ से डिसाइड होता है। लेकिन कई बार उस स्ट्रक्चर के कारण परिवर्तन करने में मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि भाई हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारे जो संस्था का, संगठन का जो संरचना है वो इस प्रकार से नहीं है कि कोई न्यू चेंज को इजीली अडॉप्ट कर ले या कोई नया बदलाव आसानी से वो स्वीकार कर ले। तो स्ट्रक्चर, अगर कोई हम चेंजेस लाते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसमें भी हमको बदलाव लाने होंगे। और हो सकता है कि वो बहुत एक खर्चीला परिवर्तन हो या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चेंज हो, उस कैटेगरी में वो आ जाए जो अभी कंपनी उठाने के टाइम पर नहीं है या कंपनी अभी उसको बेयर नहीं कर सकती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कारण कई बार मैनेजमेंट को होने वाले चेंजेस का क्या करना पड़ता है, विरोध करना पड़ता है। नेक्स्ट इज द फियर ऑफ लॉस ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस। कई बार मैनेजमेंट को ये डर होता है, सपोज समटाइम्स द बीओडीज आर चेंज, है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव्स आर चेंज, या जो चेयरपर्सन है वो चेंज हो जाते हैं। तो इस वजह से जो मैनेजमेंट के पास अपनी पावर है, मान लो कि भाई अभी तक कोई मैनेजर था, है ना, अब जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज हुए या किसी भी प्रकार का कोई चेंज आया मैनेजमेंट में, तो जितने भी मैनेजर्स थे तो हो सकता है उनको ये डर हो कि भाई ऐसा ना हो कि हमारे जो पावर्स हैं या जो हमारे पास जो शक्तियाँ हैं वो डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग हो या वो किसी भी चीज़ के लेकर हो, हमसे क्या की जा सकती है, वापस ली जा सकती है या हमसे वो पावर्स को छीना जा सकता है। तो मैनेजमेंट को कई बार इस चीज़ का, इस प्रभाव, इस तरह से होने वाले प्रभावों का भी क्या रहता है, फियर होता है कि मे बी सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन बी लॉस बाय आवर साइड ड्यू टू द चेंजेस in management or the change in the BODs or the chief executive officer. So that's why because such kind of fear in their mind कि ऐसा ना हो कि हमसे हमारी जो शक्तियाँ हैं, जो हमारे पावर है वो हमसे छीन लिए जाए। तो इस वजह से भी चेंजेस का रेजिस्टेंस होता है प्रबंधन की तरफ से। नेक्स्ट है फियर ऑफ इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल सीधी बात है कि चेंजेस होंगे, जब परिवर्तन आएंगे तो बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आएंगे, बहुत सारे अनगिनत परिवर्तन ऑर्गेनाइजेशन में होंगे। तो हो सकता है उससे मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो भी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। बिकॉज वेन एवर द चेंजेस आर एक्सेप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, सो मेनी काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग्स आर एसोसिएट विथ देम। बहुत सारी नई चीज़ें उनके साथ ऑलरेडी जुड़ी हुई होती हैं, जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है। मान लो कि घर पे पेरेंट्स नहीं है तो आप घर पर अकेले हैं, तो हो सकता है कि आपको ये फील हो रहा हो कि यार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे घर का मुझे ध्यान रखना,
या घर में कोई एल्डर है या कोई छोटा बच्चा है तो उसका भी मुझे ध्यान रखना है। तो आप क्या फील करेंगे कि यार मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से बढ़ गई है ना, होता है। उसी तरीके से अगर कोई चेंजेस आता है, कोई न्यू, मान लो कि आपको ट्रेनी बना दिया, आपको ट्रेनर बना दिया, नॉट ट्रेनी, तो आप क्या फील करेंगे कि भैया मेरे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है, मुझको अपने जितने भी ट्रेनर्स हैं सभी को ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करनी है, तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ गई। तो उस जिम्मेदारी के डर से भी मैनेजमेंट रेजिस्टेंस को क्या करता है, सॉरी चेंजेस को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। नेक्स्ट इज टू द रिसोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। रिसोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज। अब कई बार संसाधन क्या होते हैं, बिल्कुल लिमिट के होते हैं, बिल्कुल सीमित होते हैं, और ऐसी कंडीशन में अगर कोई हम न्यू टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जिसमें रॉ मटेरियल ज़्यादा है, स्टार्टिंग में उपयोग कंजम्पशन ज़्यादा है और आउटपुट उसकी तुलना में कम है, तो पहले ही सीमित रिसोर्स, सीमित संसाधन होने के कारण ऑर्गेनाइजेशन कुछ बाउंडेशन में बंधा हुआ है। और अगर इस तरीके का कुछ न्यू टेक्नोलॉजी या कुछ एडवांस मशीनरी वगैरह एक्सेप्ट कर लेंगे तो और रिसोर्सेज की कमी पड़ जाएगी। इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज का भी लिमिटेशन हो सकता है। रिसोर्सेज किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, वो सिर्फ रॉ मटेरियल से रिलेटेड नहीं, ह्यूमन्स, द एम्प्लॉयज दोज हु आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो मे बी कि उसका शॉर्टेज हो जाए, एम्प्लॉयज़ करने वाले, काम करने वाले नंबर्स एम्प्लॉयज़ का कमी पड़ जाए, तो फिर हम काम किससे कराएंगे, प्रोडक्शन किससे करवाएंगे, वो वाली बात है। तो लिमिटेड कॉन्स्टेंट्स या सॉरी रिसोर्सेज कॉन्स्टेंट्स जिसको हम कहते हैं सीमित संसाधन। नेक्स्ट वन इज द resource transfer and reallocation. Sometimes it is also happened in an organization, that means resources can be transferred due to the changes, human resources or any other material which is required for the production or any kind of different operation. तो जब रिसोर्सेज का ट्रांसफ़र करना पड़ जाए, संसाधनों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना पड़ जाए, तो उस वजह से भी रजिस्टेंस होगा, भाई हमारा तो खर्चा बढ़ जाएगा, संस्था के ऊपर तो लोड आ जाएगा, है ना, एक डिफरेंट जिसका कोई नामो निशान नहीं था, बस चेंजेस होने के कारण ये सब फेस करना पड़ रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये ना हो, इसके लिए ये जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है या वो विरोध करता है, हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट इज द चेन ऑफ इफेक्ट्स। Many of the effects are happened when any kind of change is adopted by the organization। तो जो चेन चलेगी, चेन कैसे चलेगी कि भाई कोई भी बदलाव, जैसे मान लो कि न्यू मशीनरी हमने लाई और न्यू मशीनरी से काम करना हमने स्टार्ट करा, प्रोडक्शन स्टार्ट किया, तो मान लिया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर उसका असर पड़ा। अब परचेज डिपार्टमेंट पे भी पड़ा, क्योंकि हो सकता है कि पहले की तुलना में रॉ मटेरियल का भी ज़्यादा उपयोग हो रहा हो या टूल्स टेक्निक्स का बदलाव करना पड़े, तो परचेज डिपार्टमेंट नए टूल्स मंगवाएगा, फिर हमें प्रोवाइड करेगा। फिर सेलिंग डिपार्टमेंट पर होकर एकदम से बर्डन बढ़ गया क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा सा हो गया। तो चेन ऑफ इफेक्ट जो है, मतलब हर डिपार्टमेंट पर बदलाव का, चेंजेस का इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो चेन होती है एक इफेक्ट्स की, इसको रोकने के लिए कि भाई एक छोटे से परिवर्तन से कितना सारा इफेक्ट्स पड़ेगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स पर, अलग अलग एम्प्लॉयज़ पर, तो वो ना पड़े या उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, इस वजह से भी मैनेजमेंट कई बार चेंजेस को रोकने को ट्राई करता है। नेक्स्ट इज द ग्रुप एंटेरिया। जो भी the person, those who are working into the group, so they are making, already they are having a group, but they are making some strategies for resistance of the change। तो वो जो मैनेजमेंट के पीपल हैं, वो सभी लोग एक ग्रुप में रेडी होकर स्ट्रेटजीज तैयार करते हैं कि भाई अगर हमें चेंजेस को रोकना है या चेंजेस आने से हमें लाने से हमें बचना है, तो हमको यूनिटी दिखानी होगी। तो ये जो ग्रुप ऑफ एंटेरिया है, ये भी काम करता है मैनेजमेंट की तरफ से चेंजेस को रजिस्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज द नॉन कोऑपरेशन और द थ्रेड बाय एक्सपर्ट्स। जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं, थ्रेड बाय एक्सपर्ट्स मतलब जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी तरफ से चुनौतियाँ, है ना, उनके लिए क्या हो जाता है, नॉन कोऑपरेशन या थ्रेड्स बाय एक्सपर्ट की तरफ से ये एक बहुत बड़ा चुनौती हो जाता है कि भाई अब ये चेंज आ गया, मान लो वापस से मैं सेम एग्जांपल लेती हूँ कि कोई बहुत बड़ी मॉडर्न मशीनरी जो इंस्टॉल कर दी और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन 500 है, तो इतने 500 एम्प्लॉयज़ को वापस से स्टार्टिंग से ट्रेनिंग देना, मतलब प्रोडक्शन तो उस दौरान होता ही रहेगा और होने वाला एक्सपेंसेस अलग। तो जो एक्सपर्ट्स की तरफ से जो थ्रेट्स आते हैं, दे आर ऑल्सो रीजन्स फॉर रेजिस्टेंस बाय द मैनेजमेंट
for any changes. And the last one is the sunk cost, because sometimes management is bounded due to their cost, because their huge amount is already invested in the human resources and any other फील्ड, किसी भी दूसरे फील्ड में या ह्यूमन रिसोर्सेज में उनका क्या हो चुका रहता है, इन्वेस्टमेंट हो चुका रहता है। ऐसे में जो पिछली लागत है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, वो पैसा इन्वेस्टेड है, निवेश किया हुआ है, और ऐसी कंडीशन में फिर कुछ नया चेंज लाना, और फिर आप पैसा कहाँ से लाएंगे, फिर आप इतना सारा अमाउंट वापस से न्यू इन्वेस्टमेंट करने के लिए या ट्रेनिंग देने के लिए या वर्किंग कंडीशन चेंज करने के लिए, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशन को चेंज करने के लिए आप इतना सारा फंड कहाँ से लाएंगे जो कि ऑलरेडी इन्वेस्टेड है ना, जिससे रिटर्न्स अभी मिले नहीं है। और ऐसी कंडीशन में नया पैसा लाना, नया पैसा जो है वो निवेश करना, उसका वापस से इन्वेस्टमेंट करना मैनेजमेंट के लिए क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए कई बार जो मैनेजमेंट है वो इन तरह के जितने भी चेंजेस होते हैं, जितने भी परिवर्तन होते हैं, सबका क्या करते हैं, विरोध करते हैं, क्योंकि इतने सारे कंसेप्ट होते हैं उनके माइंड में जो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, घूमते रहते हैं कि भाई चेंजेस हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ये चेंजेस हुआ तो पावर का जाने का खतरा, ये चेंजेस हुआ तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, ये वाला खतरा। बहुत सारे फियर्स, बहुत सारे लिमिटेशंस होने के कारण समटाइम्स मैनेजमेंट आर ऑल्सो रेजिस्टेंस टू द चेंजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी संगठनात्मक परिवर्तन होते हैं उन सभी का विरोध करता है प्रबंधन स्वयं। एम्प्लॉयज़ तो करेंगे ही, साथ ही साथ जो मैनेजमेंट साइड होता है, मैनेजमेंट साइड भी बदलावों को इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है, और एक्सेप्ट करने के लिए अगर तैयार हो भी जाए तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अकॉर्डिंग टू दैम, उनके अनुसार नहीं होती है, जो कि चेंजेस के कारण हुई है या हो सकती है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस was the topic about the resistance to change, and it was categorized into two categories. First was the resistance by employees and second one is the resistance by मैनेजमेंट। तो ये दो टॉपिक जो है वो हमने पिछले और आज के वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द चेंजेस। ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का पूरा प्रोसेस पढ़ा था, फैक्टर्स पढ़े थे हमने ना, फोर्सेस नॉट फैक्टर्स, फोर्सेस प्रोसेस, एंड टुडे वी हैव फिनिश द रेजिस्टेंस टू चेंज। अब इसके बाद हम चेंज से ही रिलेटेड ओवरकमिंग टू रेजिस्टेंस, कि भैया ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो विरोध है, इनका ओवरकमिंग मतलब इनका सॉल्यूशन कैसे किया जाए, कि जो एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट चेंज को एक्सेप्ट करने से बच रहे हैं या डर रहे हैं या बहुत सारे फियर्स हैं उनके माइंड में, तो इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए, इसको ओवरकम कैसे किया जाए, मतलब इसका हल कैसे निकाला जाए, ये टॉपिक हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर